आदाब दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं रूसी लेखक फ्योदोर मिखाइलोविच दोस्तोवस्की की बायोग्राफी के हिंदी तर्जुमे के कुछ अंश। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश। दोस्तोवस्की के प्रेम। 19वीं शताब्दी के रूसी लेखक फ्योदोर मिखाइलोविच दोस्तोवस्की न केवल महान रचनाकार थे, बल्कि वो एक असाधारण व्यक्ति और प्रेमी भी थे। उनका संपूर्ण जीवन उथल पुथल पूर्ण था और उनके लिए परिस्थितियों के साथ वो स्वयं भी जिम्मेदार थे। दोस्तोवस्की के विषय में ये कहा जाता है कि वो मनोमुग्धकारी कथाकार थे। उनके उपन्यासों ने उनकी मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि और दार्शनिक गहनता के कारण आधुनिक पाठकों में उन्हें प्रिय बना दिया था। वे अनूठे कथानकों, विलक्षण पात्रों, अविस्मरणीय स्थितियों और आश्चर्यजनक अंतों से परिपूर्ण हैं। फिर भी उनका कोई भी कार्य शायद ही इतना चौंकाने वाला हो जितना उनका स्वयं का जीवन, विशेष रूप से वेश्याओं, आदर्शवादी विवाहित महिलाओं, आकर्षक और स्वतंत्र उन्मुक्त औरतों और कामुक युवतियों के साथ बिताया गया उनका जीवन था। यही नहीं, जुआ उनकी विशेष कमजोरी था। दोस्तोवस्की की दूसरी पत्नी अन्ना और उनकी पुत्री ल्यूबोव ने उनके विषय में लिखते हुए ऐसे अनेक तथ्यों के उल्लेख से अपने आप को बचाया जो उस महान लेखक के जीवन पर नकारात्मक प्रकाश डालते। उन्होंने दोस्तोवस्की की छवि एक पवित्र और सच्चरित्र व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। यही नहीं, अन्ना ने स्वयं को उनके कृष्ण पक्ष के उल्लेख से बचाने के साथ ही उनके पत्रों और अन्य दस्तावेजों के अनेक उन अंशों पर काली स्याही पोत दी जिन्हें वो खतरनाक, लज्जास्पद और आपत्तिजनक मानती थी। इसके अतिरिक्त दूसरों से अपने को रिजर्व रखने की दोस्तोवस्की की प्रकृति ने भी किसी हद तक हम तक पहुंचने वाली उन जटिलताओं और रचनात्मक अनुभवों की झूठी तस्वीर प्रस्तुत की। अपने पत्राचारों और यहाँ तक कि वार्तालाप में वो अपने अंतरंग विचारों और कार्यों के प्रति इतनी सावधानी बरतते थे कि अनेक दृष्टांतों में हमें सच्चाई की केवल एक आकस्मिक झलक ही प्राप्त होने का अवसर मिलता था। उन्होंने लंबे समय तक अपनी मिर्गी की बीमारी को मित्रों से छुपाए रखा। एक उदाहरण पर्याप्त है। उनके मित्र डॉक्टर स्टिपेन यानोवस्की ने एक स्थान पर लिखा था, जब हम गहरे मित्र बन गए थे, दोस्तोवस्की ने अपने कष्टकर और उदास बचपन की स्थितियों के विषय में बताया था। अपनी माँ, बहनों और भाइयों के विषय में वो बहुत गहन भावुकता के साथ बताते थे, लेकिन अपने पिता के विषय में वो बात करना पसंद नहीं करते थे और अनुरोध करते थे कि उनके विषय में मैं कोई भी प्रश्न न करूं। ये कहना अनुचित न होगा कि दोस्तोवस्की एक रहस्यमयी व्यक्ति थे। युवावस्था में साइबेरिया में सश्रम कारावास की सजा के लिए भेजे जाने से पहले 12 वर्षीय एक बच्ची के साथ उनके बलात्कार की घटना का केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है, लेकिन उनके जीवन के रहस्यमय पक्षों और उनके चर्चित प्रेम प्रसंगों, जो कि मारिया, अपेलिनेरिया और अन्ना के साथ रहे, उनके विषय में उनके जीवनीकारों और अन्य विद्वानों ने पर्याप्त प्रकाश डाला है। वो ऐसे लेखक भी थे जो 2 उपन्यासों पर एक साथ काम करना चाहते थे। जोसेफ फ्रैंक और डेविड आई गोल्डस्टीन के अनुसार द गैम्बलर और क्राइम एंड पनिशमेंट वो उपन्यास थे, और तुर्गनेव का उपहास उड़ाते हुए वो कहते कि वो ये सोचकर पागल हो जाएगा। यहाँ ये विचारणीय है कि तुर्गनेव वो व्यक्ति थे जिन्होंने दोस्तोवस्की की आर्थिक सहायता की थी। ये भी कम आश्चर्यजनक बात नहीं कि लियो टॉल्स्टॉय और दोस्तोवस्की समकालीन होते हुए भी एक दूसरे से मिलने से बचते रहे। लेकिन इससे अधिक महत्वपूर्ण और विचारणीय बात यह है कि ऐसे कौन कौन से कारण रहे जिससे दोस्तोवस्की का जीवन पतनोन्मुख बना। फ्योदोर दोस्तोवस्की 5 भाई और 2 बहनें थे। परिवार में पिता का कठोर अनुशासन था, जो मॉस्को के मोरेंस्की अस्पताल में डॉक्टर थे। वो गर्म मिजाज, चिड़चिड़े और शंकालु स्वभाव के थे। वो अपनी पत्नी को निरंतर प्रताड़ित करते। ऐसा माना जाता है कि पिता द्वारा मां की प्रताड़ना से आहत और आत्म केंद्रित दोस्तोवस्की कालांतर में मिर्गी की बीमारी का शिकार बन गए। घर में पिता का ऐसा आतंक था कि दोस्तोवस्की बंधुओं को किसी से प्रेम करने का अवसर युवावस्था तक प्राप्त नहीं हुआ। उन्हें कहीं भी कभी भी स्वयं जाने की अनुमति नहीं थी और न ही कभी उन्हें जेब खर्च प्राप्त होता था। 17 वर्ष की आयु तक फ्योदोर दोस्तोवस्की को निजी खर्च के लिए एक भी पैसा नहीं दिया गया।
शायद यही कारण था कि जीवन में पैसों के मूल्य को वो कभी नहीं समझ पाए। हजारों रूबल की रॉयल्टी वो पानी की तरह बहा देते। संकीर्णता, निरंकुशता और चिड़चिड़ाहट फ्योदोर मिखाइलोविच दोस्तोवस्की को अपने पिता से विरासत में प्राप्त हुई। दोस्तोवस्की की मां की मृत्यु युवावस्था में सन 1837 में हो गई। पिता ने फ्योदोर और उनके भाई माइकल को पिट्सबर्ग के मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज में भर्ती करवा दिया। ये विद्यालय उच्च शैक्षिक स्तर के लिए प्रतिष्ठित था। सीनियर छात्र फ्योदोर को प्रायः परेशान करते। दोस्तोवस्की के साथ पढ़ने वाले एक छात्र कॉन्स्टेंटिन त्रोवस्की ने, जो कि बाद में एक कलाकार और शिक्षाविद के रूप में विख्यात हुए, उनके अनुसार 1838 में दोस्तोवस्की दुबले और बेढंगे दिखते थे क्योंकि उनके कपड़े उनके शरीर पर बोरे की भांति लटकते रहते। व्यवहार में वो चिड़चिड़े और प्रकट में परेशान दिखाई देते। वो लोगों से मिलने से बचते थे। लोगों के साथ कैसे व्यवहार किया जाए वो ये नहीं जानते थे और महिलाओं के बीच तो वो बुरी तरह घबरा जाते थे। पत्नी की मृत्यु के बाद डॉक्टर दोस्तोवस्की ने नौकरी छोड़ दी और अपनी रखेल कैथरीन अलेक्जेंड्रावा, जो कि मॉस्को में उनकी नौकरानी थी, उनके साथ गांव जाकर रहने लगे, जहां उन्होंने छोटी सी जागीर खरीद रखी थी। वो बहुत ज्यादा पीते और मामूली कारणों से कृषि, दासों और घरेलू नौकरों पर कोड़े बरसाते। गांव के किसान उनसे घृणा करते थे। उन लोगों ने अलेक्जेंड्रोवा के चाचा एफिम मैक्सिमोव के साथ मिलकर डॉक्टर दोस्तोवस्की की हत्या कर दी थी। पिता की मृत्यु ने भी फ्योदोर दोस्तोवस्की को गहराई तक प्रभावित किया। अतः ये कहा जा सकता है कि दोस्तोवस्की के व्यक्तित्व निर्माण में अनेक बातें सहायक थी। पालन पोषण के समय पिता द्वारा संयम की शिक्षा, मर्यादित और संतुलित आदत का दबाव, माँ की मृत्यु, पिता की नशाखोरी, रखेल सौतेली माँ, किसान और नौकरों के प्रति पिता का क्रूर व्यवहार, किसानों की पिता के प्रति घृणा, उनके अपने प्रति लोगों के व्यवहार, ये सभी एक प्रकार से प्रारंभिक दुर्व्यवस्था के कारक थे और भावी भयंकर खतरे की चेतावनी इनमें छुपी हुई थी। विद्यालय जीवन में एक बार फ्योदोर ने अपने भाई माइकल से कहा था, मेरे पास एक योजना है पागल हो जाने की। सन 1841 में दोस्तोवस्की को जूनियर सेकंड लेफ्टिनेंट बनाया गया। 1943 में वो सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में स्नातक बने और उन्हें इंजीनियरिंग विभाग में सरकारी नौकरी मिल गई। एक अधिकारी के रूप में उन्होंने बहुत संक्षिप्त समय काम किया। सन 1844 में उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र देने के बाद उन्होंने अपने भाई माइकल को लिखा, अपने महत्वपूर्ण वर्षों को बर्बाद क्यों करूं? मैं अब स्वतंत्र हूं। अब मैं एक शैतान की भांति काम करूंगा। दरअसल दोस्तोवस्की एक लेखक बनना चाहते थे। उन दिनों वो बाल्जाक के उपन्यासों के अनुवाद कर रहे थे और अपने उपन्यासों की योजना बना रहे थे। जीवन के प्रति वो बहुत लापरवाह थे, सदैव कर्ज में डूबे रहे। वो माइकल के जर्मन मित्र डॉक्टर रिसेनकैम्प के मकान में रहते थे। एक बार उन्हें अपने प्रकाशक से 1000 रूबल प्राप्त हुए, लेकिन दूसरे ही दिन वो डॉक्टर को आश्चर्यचकित करते हुए उनसे 5 रूबल मांग रहे थे। 1 फरवरी सन 1844 को दोस्तोवस्की को प्रकाशक से एक और बड़ी राशि, संभवतः 1000 रूबल प्राप्त हुई, लेकिन शाम तक उनके पास मात्र 100 रूबल ही बचे। शेष राशि उन्होंने बिलियर्ड और डोमिनोज, जो कि ताश का एक प्रकार का खेल है, उसमें नष्ट कर दिए। दोस्तोवस्की के अंदर प्रेम पाने की उत्कट अभिलाषा हिलोरे लेने लगी। अपने आत्मकथात्मक लघु उपन्यास व्हाइट नाइट्स, जो पुअर फॉक के तुरंत बाद लिखा गया था और 1848 में प्रकाशित हुआ, दोस्तोवस्की ने एक ऐसे नौजवान का चित्रण किया जो राजधानी की सड़कों में प्यार के प्रतिदान की प्रतीक्षा में भटकता है, लेकिन उसका प्यार केवल कल्पना में ही होता है। दोस्तोवस्की महिलाओं के विषय में सोचते, लेकिन उनके सामने पड़ जाने पर उनसे बचने का प्रयत्न भी करते रहते। पुअर फॉक के सफलता से सेंट पीटर्सबर्ग के बंद दरवाजे दोस्तोवस्की के लिए खुल गए थे। इवान पानेव के घर में 15 नवंबर सन 1845 को उनका परिचय पानेव की पत्नी अवदोतिया से हुआ। उन्होंने 16 नवंबर 1845 को माइकल को पत्र लिखा, कल मैं पहली बार पानेव के घर गया था और मैं सोचता हूँ कि मैं उसकी पत्नी को प्यार करने लगा हूँ। अवदोतिया ने अपने संस्मरण में लिखा है, ये स्पष्ट था कि वो भयानक रूप से विकल और अति संवेदनशील युवक थे। मेरे यहाँ उपस्थित साहित्यकार किसी न किसी विवाद में दोस्तोवस्की को खींचकर उनके विषय में ऐसी चुभती हुई बात करते जिससे उनका आहत होता। वो चिड़चिड़ा उठते। तुर्गनेव उनमें से सबसे आगे होते। ये स्वाभाविक था, क्योंकि ऐसा उस महिला की उपस्थिति में होता था जिसे वो प्यार करते थे, लेकिन जो उनके प्रति केवल अपमानजनक विनम्रता ही प्रदर्शित करती थी।
शायद यही कारण रहा होगा कि दोस्तोयेवस्की और तुर्गनेव के संबंध आगे मधुर नहीं रहे। अधिकांश मिर्गी के शिकार लोगों की भांति दोस्तोयेवस्की में वासनात्मक उत्तेजकता का आधिक्य था। देह के प्रति आकर्षण पानेवा के प्रति सम्मोहन के रूप में उनमें प्रकट नहीं हुआ था, बल्कि वैश्यागमन और गंदी बस्तियों में सहज रूप से उपलब्ध होने वाली महिलाओं के कारण प्रकट हुआ था। लेकिन नौजवान दोस्तोयेवस्की प्रेम और शारीरिक सुख में भेद करना समझने लगे थे। संभव है कि पानेवा पर शारीरिक अधिकार पाने की असफलता उन्हें वैश्यालयों और पिट्सबर्ग की गंदी बस्तियों की महिलाओं तक खींच ले गई। उन्होंने माइकल को लिखे 16 नवंबर के पत्र में आगे लिखा, मैं इतना बिगड़ गया हूं कि सामान्य ढंग से रह नहीं सकता। उन दिनों दोस्तोयेवस्की जिस समाज में विचरण करते थे, उनकी शामें प्रायः वैश्यालयों में व्यतीत होती। उन्होंने स्वयं एक स्थान पर यह स्वीकार किया था कि वो अपने मित्रों के साथ रंगरेलियां मनाया करते थे। यह भी विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता कि मधुशालाओं में शामें बिताने वाले दोस्तोयेवस्की वैश्याओं से कैसे बचे रह सकते थे, जैसा कि उनकी पत्नी और उनकी पुत्री ने कहना चाहा था। अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने ओपोनचिनिन से कहा था कि वासना किस प्रकार मनुष्य को विचलित कर देती है और किस प्रकार से यौनेच्छा के वशीभूत मनुष्य हो जाता है। उन्होंने ये भी कहा था कि देहेच्छा की मानसिक उत्तेजना स्वयं पाप से भी अधिक बदतर होती है। क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए अपनी गिरफ्तारी के बाद सन 1849 में जेल से उन्होंने माइकल को पत्र लिखा, बंदी जीवन ने पूरी तरह मेरी दैहिक आवश्यकताओं को, जो कि पूरी तरह परिशुद्ध नहीं थी, अब तक नष्ट कर दिया है। दोस्तोयेवस्की माइकल पेत्रासेवस्की बुराशेविच के संपर्क में आए, जो एक क्रांतिकारी दल का नेता था। अफवाह ये थी कि खुफिया पुलिस को जार के विरुद्ध एक षड्यंत्र का पता चला था, जो कि एक दल समाजवाद, नागरिक अधिकारों और किसानों की मुक्ति के लिए क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न था। 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से एक दोस्तोयेवस्की भी थे। उन्हें 23 अप्रैल सन 1949 को गिरफ्तार करके पीट्सबर्ग के सेंट पीटर एंड पॉल किले के एक काल कोठरी में बंद कर दिया गया। सभी को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। 22 दिसंबर 1949 को उन्हें मृत्युदंड दिया जाना था, लेकिन जार ने मृत्युदंड की सजा को बदल दिया। दोस्तोयेवस्की को 4 वर्ष की साइबेरिया में सश्रम कारावास की सजा दी गई। उनकी समाप्ति के पश्चात 4 वर्षों तक उन्होंने सेना के अधीन कार्य किया। 22 दिसंबर 1849 के बाद दोस्तोयेवस्की ने माइकल को लिखा, हाँ, ये पूरी तरह सच है कि मस्तिष्क जो रचनात्मकता का आदी हो, जो जीवन की उच्चतम कलात्मकता में जीता हो और जो आत्मा की उच्चाकांक्षाओं का अभ्यस्त हो, वो मस्तिष्क मेरे स्कंध से कट गया है। ऐसा हो सकता है कि कभी भी मैं पेन न पकड़ सकूं। हाँ, यदि मेरे लिए लिखना असंभव हुआ तो मैं मर जाऊंगा। कारावास की काल कोठरी के 15 वर्ष अच्छे, लेकिन हाथ में पेन हो। विदा। माइकल को विदा कहने के 2 दिन बाद क्रिसमस की पूर्व संध्या को दोस्तोयेवस्की के पैरों में 8 पौंड की बेड़ियां डालकर स्लेज में बिठा दिया गया और एक राजनैतिक अपराधी के रूप में यूरोस्लाव और निनी नावगोरोद के रास्ते 2000 मील दूर उन्हें सश्रम कारावास हेतु साइबेरिया ले जाया जाने वाला था। आगामी 4 वर्ष का समय उन्होंने ओमस्क बंदी गृह में कठोर सजा के रूप में काटा, जिसके विषय में उनका कथन था कि ताबूत का ढक्कन उन पर जड़ दिया गया था और उन्हें जीवित ही दफन कर दिया गया था। बंदी गृह में वो हत्यारों, चोरों, हिंसक और विक्षिप्त लोगों से घिरे हुए थे। उस भीड़ के मध्य एकाकी ही उन्होंने वो सजा काटी। फरवरी सन 1854 में दोस्तोयेवस्की की जेल से रिहाई के बाद उन्हें निजी तौर पर कार्य करने के लिए इन्फेंट्री रेजिमेंट में भेज दिया गया। कुछ दिनों बाद उन्हें कस्बे के एक छोर में वीरान स्थान में एक निजी झोपड़ी किराए पर लेकर रहने की अनुमति मिल गई। उनकी मकान मालकिन एक सैनिक की विधवा थी और उसकी प्रतिष्ठा खराब थी। उसकी छोटी बेटी अत्यंत सुंदर थी और दोस्तोयेवस्की के उसके साथ संबंध स्थापित हो गए थे। कठोर दंड और संयम की बाध्यता के पश्चात अत्यंत सम्मोहक रूप से वो महिलाओं की ओर खिंच रहे थे और हर नई महिला से उनकी मुलाकात का उन पर गहन प्रभाव पड़ता था। उन्होंने 17 वर्षीय लिजांका नेवारोतावा से भी मित्रता गांठ ली थी, जो बाजार में एक स्टॉल पर सफेद पाव रोटी बेचती थी। सेमीपलातिन्स्क आने के कुछ महीनों बाद वो अलेक्जेंडर ईसाएव और उनकी पत्नी मारिया से मिले। ईसाएव उन दिनों बेकार था, शराब ने उसे बर्बाद कर दिया था। खराब स्वास्थ्य और कमजोर इच्छा शक्ति के कारण शराबियों और बदमाशों के साथ उसे अच्छा लगने लगा। दोस्तोयेवस्की ने ईसाएव से मित्रता कर ली। वो मारिया के प्रति आकर्षित था। मारिया का पति घर की मधुशाला में रहना पसंद करता था या नशे में धुत दीवान पर पसरा रहता, जबकि मारिया फ्योदोर के साथ अकेली होती।
सन 1855 में ईसाएव को कर निर्धारक के रूप में सेमीपलातिन्स्क से 500 मील दूर कुजनेत्स्क में पुनः नौकरी मिल गई। कुछ समय पश्चात ही ईसाएव की मृत्यु हो गई। दोस्तोयेव्स्की मारिया के प्रति अत्यधिक आसक्त थे और उससे विवाह करना चाहते थे। अंततः मारिया विवाह के लिए तैयार हो गई, लेकिन मारिया के साथ उनका वैवाहिक जीवन सफल नहीं था। इसके अनेक कारण थे। मारिया के जीवित रहते ही दोस्तोयेव्स्की जिस युवती के प्रेम में पड़ गए थे वो थी अपोलिनेरिया। वो उसके प्रति भी चुंबकीय रूप से आकर्षित थे, लेकिन वहां भी वो असफल रहे। इस असफलता के लिए वो अपनी बीमारियों को दोष देते। वो मिर्गी और बवासीर का शिकार तो थे ही, अस्थमा का प्रकोप भी कभी कभी उन्हें झेलना पड़ता। इन सब के बावजूद जुआ और शराब की लत से वो अपने आप को मुक्त नहीं कर पाए। वो प्रायः कर्जदार रहे। मारिया की मृत्यु और अपोलिनेरिया के असफल प्रेम के बाद वो अन्य युवतियों के प्रति भी आकर्षित हुए, जिनमें उनके मित्र डॉक्टर स्टेपेन योनोवस्की की पत्नी A.I. शुबर्ट भी थी, लेकिन वहां भी उन्हें सफलता नहीं मिली। इससे पहले वो मार्था ब्राउन नामक युवती के साथ लगभग 1.5 साल तक रहे। उनके विषय में उनके मित्र और प्रथम जीवनीकार N.N. स्त्राखोव ने लियो तोल्स्टॉय को 28 नवंबर सन 1883 के पत्र में लिखा था, दोस्तोयेव्स्की पाश्विक कामुकता वाले व्यक्ति थे। यहाँ बताना अनुपयुक्त न होगा कि समकालीन होते हुए भी टॉल्स्टॉय और दोस्तोयेव्स्की एक दूसरे से कभी नहीं मिले थे। दोस्तोयेव्स्की की मृत्यु पर टॉल्स्टॉय ने लिखा था, मेरा कितना जी चाहता है कि दोस्तोयेव्स्की के बारे में मैं जो महसूस करता हूँ सब बयान कर सकूं। मैं उनसे कभी नहीं मिला और न ही मेरा उनसे कभी कोई संपर्क रहा, लेकिन उनके मर जाने के बाद मेरी समझ में आया कि वो मेरे कितने निकट, कितने प्रिय और मेरे लिए कितने आवश्यक व्यक्ति थे। मैं उन्हें अपना मित्र समझता था और मैंने सोचा कि ये संयोग ही की बात है कि मैं अब तक उनसे मिल न सका, पर कभी न कभी अवश्य मिलूंगा। एक दिन दोपहर को भोजन करते समय मैं अकेला ही भोजन कर रहा था, क्योंकि मुझे देर हो गई थी और मैंने पढ़ा दोस्तोयेव्स्की मर गए। मेरे अंदर जैसे सहसा कोई आधार टूट गया, मुझे गहरा आघात पहुंचा और फिर ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि वो मुझे कितने प्रिय थे। मैं रो पड़ा और मैं अब तक रो रहा हूँ। जीवन के 45वें वर्ष में अन्ना ने उनके जीवन में प्रवेश किया। अन्ना तब 20 वर्ष की थी। जीवन भर वो उस कुंठा के शिकार रहे कि वो अन्ना को दैहिक सुख प्रदान करने में अक्षम थे। इस प्रकार और इस कारण वो पूर्व अपेक्षा अधिक ही चिड़चिड़े हो गए थे, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल इसके विपरीत थी। अन्ना उनके प्रति पूरी तरह से समर्पित थी। मारिया और अपोलिनेरिया ने गृहस्थ जीवन के प्रति जहाँ अरुचि दिखाई थी, वहीं अन्ना ने एक सहृदय गृहिणी के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया। उसने अपने पति को नियंत्रित करने का प्रयत्न किया। वो कितना सफल रही ये कहना कठिन था, लेकिन उसने उनकी पुस्तकों के प्रकाशन, रॉयल्टी और विवरण की व्यवस्था को संभाल लिया। एक समय ऐसा आया जब उनके संपूर्ण साहित्य के, जिनमें से अधिकांश गार्जियन के पास था, प्रकाशन का कार्य अन्ना ने स्वयं संभाला। अन्ना से लियो टॉल्स्टॉय की पत्नी सोफिया एंद्रेयेवना ने प्रेरणा ग्रहण करते हुए टॉल्स्टॉय का साहित्य स्वयं प्रकाशित करना प्रारंभ किया। यद्यपि दोस्तोयेव्स्की और टॉल्स्टॉय आजीवन एक दूसरे से नहीं मिले, लेकिन सोफिया एंद्रेयेवना और दोस्तोयेव्स्की की अच्छी मित्रता थी। अन्ना ने अपने संस्मरणों में ये उल्लेख किया है कि सोफिया प्राय दोस्तोयेव्स्की से मिलने आया करती थी और उन्हें सलाहें भी दिया करती थी। कहना उचित होगा कि अन्ना ने दोस्तोयेव्स्की के अराजक जीवन को किसी हद तक संभाल लिया था।